हेलो गाइस, आज आपका स्वागत है हमारी फिर से एक बार हमारे क्लासेस में, दैट इज़ राजपूत क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे सिविक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ पावर शेयरिंग ऑफ क्लास 10। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। हाउ कैन से आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ चैप्टर 10 सिविक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, पावर शेयरिंग। इस चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर आप इसमें 2-3 डेट्स को याद कर लेते हैं तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है एक तरीके की। ये इस चैप्टर पे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अगर इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको एक चैप्टर बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर आप इसको चैप्टर को एक माइंड मैप की तरह पढ़ने आए हैं तो आप एक बहुत ही सही वीडियो पर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सब बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज़ पावर शेयरिंग। तो व्हाट इज़ पावर शेयरिंग? What is power sharing? Power sharing is the distribution of power among the different organ of government, level of government, social group and political parties. पावर शेयरिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के अंगों में, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के प्रकारों में, सोशल ग्रुप एक कम्युनिटी के बीच में एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। तो इसका एक सिंपल सी डिफिनीशन यह आप लिख सकते हैं, दैट इज़ पावर शेयरिंग इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सोशल ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक इज़ व्हाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? डिज़ायरेबल दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट। तो इसके 2 रीज़न्स हैं, प्रूडेंशियल रीज़न, मोरल रीज़न। तो पहले हम प्रूडेंशियल रीज़न पढ़ेंगे, पहले हम प्रूडेंशियल रीज़न पे ध्यान देंगे। तो इट रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द सोशल ग्रुप। ये जो होता है प्रूडेंशियल रीज़न, इससे जो प्रोबेबिलिटी होती है कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़ा पे एक तरीके से कह सकते हैं, 2 सोशल ग्रुप्स के बीच में कोई किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा की को ये बढ़ावा देता है। तो ये आप पी से आ सकते हैं पुअर यानी जो हमारे लिए अच्छी ना हो, और मोरल मोस्ट आप याद रखेंगे, मोस्ट वैल्यूएबल जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इट्स प्रमोट पीस एंड यूनिटी इन द कंट्री। लेकिन इसमें कुछ टॉपिक आज इम्पॉर्टेंट भी हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जैसे पीस को प्रमोट करता है, ये यूनिटी को प्रमोट करता है, इट बीइंग्स स्टेबिलिटी इन द पॉलिटिकल सिस्टम, और ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी लाता है। और मोरल रीजंस पे जाएंगे तो हम, पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के जो टूटा हुआ फॉर्म होता है, स्पिरिट फॉर्म होता है, फैला हुआ फॉर्म, उसको हम पावर शेयरिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को हम मोरल रीज़न में रख सकते हैं। People have a right to be constitute in their matter of affect them. पीपल जो मोरल रीज़न होता है, इसके जो पीपल्स होते हैं वो ऐसे रीज़न्स में, ऐसे चीज़ों में अपने भागीदारी दिखाना पसंद करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करना पसंद करते हैं जिसमें उनको नुकसान हो, किसी तरह का इफेक्ट हो। तो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि व्हाट इज़ प्रूडेंशियल रीज़न एंड मोरल रीज़न, व्हाई इज़ पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो नेक्स्ट टॉपिक है पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। इसमें आपको 2 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है चैप्टर में, डेट इज़ बेल्जियम एंड श्रीलंका। एक कंट्री और है हमारी शायद लेबनान थी, उसको काट दिया गया है, उससे बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, उससे क्वेश्चन आता नहीं है। जैसे आप दूसरी वीडियोस में जाएंगे, जैसे जो ऐप्स के मतलब PW नेक्स्ट टॉपर इन सब वगैरह के वीडियोस पे जाएंगे तो उसमें आपको पढ़ाते हैं, लेकिन वो आपको पहले भी दिया इसलिए ज़्यादा था, उससे क्वेश्चन नहीं आते थे, दिया इसीलिए ज़्यादा था क्योंकि जिससे आपको एक तरीके से स्टेबिलिटी समझ में आ जाए कि पावर शेयरिंग क्या है, किस तरीके से पावर शेयरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है, इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन अभी हम सिर्फ बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, जो मेन है, जिसमें 4 से 5 डेट्स हैं जिसको आपको याद करनी है।
वो आपके इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं और कुछ पॉइंट्स आपको याद करनी है, जिसके बाद ये कन्फर्म इससे ऊपर इन दोनों टॉपिक से ऊपर और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता इस चैप्टर में, दैट इज़ पावर शेयरिंग इन बेल्जियम एंड पावर शेयरिंग इन श्रीलंका। तो हम पहले पावर शेयरिंग इन बेल्जियम की तरफ बढ़ते हैं। तो पावर शेयरिंग इन बेल्जियम से हम क्या समझते हैं। पावर शेयरिंग बेल्जियम में 2 पॉइंट्स है। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है स्मॉल कंट्री है यूरोप में। आप एक तरीके से कह सकते हैं जो हमारा हरियाणा है इंडिया का, उसके जितनी साइज़ का है हमारे हरियाणा की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 2 CR है, और जो बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन है वो 1 CR है। इसका मतलब इसकी जो पॉपुलेशन है वो हमारे टोटल पॉपुलेशन जितनी भी नहीं है। वो एक सेकेंड, ठीक है, आप याद रखिएगा इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1 CR है, और जो कि हमारे हरियाणा की जितना साइज़ है बेल्जियम की। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ अ 3 लैंग्वेज कम्युनिटी। इसके अंदर 3 लैंग्वेज कम्युनिटी थी, दैट इज़ डच, जर्मन एंड फ्रेंच, जिसमें डच की संख्या सबसे ज़्यादा थी। इसके बाद फ्रेंच थे। जर्मन की संख्या सिर्फ 1% थे। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पावर शेयरिंग किस तरीके से हुई थी इन तीनों ग्रुप्स के बीच में। तो कम्युनिटीज़ देखिए, मैंने बताया आपको 3 कम्युनिटीज़ थी, दैट इज़ डच, फ्रेंच, जर्मन। डच की और ये हमारी कंट्री की बात हो रही है। अब इसकी कैपिटल की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम कंट्री की बात कर रहे हैं। तो कंट्री में 59% डच थे, 40% हमारे फ्रेंच स्पीकिंग थे और 1% हमारे जर्मन स्पीकिंग थे। जो डच थे उनका रीज़न था फैमिलिस्ट रीज़न, फ्रेंच का था वॉल्गिना रीज़न एंड जर्मन का था स्मॉल कम्युनिटी के नाम से जाते थे। इसमें देखिए फ्रेंच स्पीकिंग लोग की संख्या कम थी, लेकिन ये लोग मोर पावरफुल एंड रिच थे इन कंपैरिजन टू डच एंड जर्मन कम्युनिटी। ओके, अब ये जो लेट इन ब्रुसेल जो है वो हमारी ब्राज़ील की बेल्जियम की कैपिटल है। और बेल्जियम में ब्रुसेल में जस्ट बेल्जियम के उल्टा था, दैट इज़ 80% फ्रेंच स्पीकिंग थे, 20% डच स्पीकिंग थे और जर्मन स्पीकिंग यहाँ पर नहीं थे। आप अगर मैप देखेंगे अपने NCERT में तो बेल्जियम का कुछ इस तरीके से मैप आपको गिवन होगा। यहाँ पे ये बीच में आपका इसका कैपिटल होगी, यहाँ साइड में थोड़ी दूर पे ये जर्मन स्पीकिंग होंगे, यहाँ सब आपका डच स्पीकिंग हो, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा हमारा फ्रेंच स्पीकिंग होगा, यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग होगा, यहाँ पे डच स्पीकिंग होगा। ओके, आप मैप देख के आप अपने को कंफर्म कर सकते हैं। आपके NCERT बुक में गिवन होगा, फर्स्ट या सेकंड पेज पे है। अब हम इसकी प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं कि बेल्जियम की क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो द फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी वाज रिच एंड पावरफुल। देखिए, मैंने आपको बताया था जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन वो रिच और पावरफुल थे। द डच स्पीकिंग द डच स्पीकिंग मेजॉरिटी फेल्ट निगलेक्ट। और जो डच स्पीकिंग थे वो लोग निगलेक्ट फील करते थे, बुरा मानते थे कि हम मेजॉरिटी में होने के बाद भी हमारे पास ना कोई पावर है ना ही हम रिच हैं। देयर वॉज टेंशन बिटवीन 2 कम्युनिटीज़। यहाँ पे देखिए जर्मन सिर्फ 1% थे, तो उनके बीच ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी। तो यहाँ पे टेंशन जो बिटवीन थी वो सिर्फ दो कम्युनिटीज़ के बीच में थी, दैट इज़ फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी। अब इसके सल्यूशन पे हम जाएंगे। बेल्जियम लीड्स सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू पावर शेयरिंग आर्गूमेंट अकोमोडेशन, यानी सल्यूशन पावर शेयरिंग आर्गूमेंट इन 1970 टू 1973। जो यहाँ पे पावर शेयरिंग आर्गूमेंट हुआ था वो 1970 से लेकर 1973 तक चला था। ये आपको डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत बार कई बार पूछ लेता है। राइट द अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम, ठीक। तो आपको ये डेट याद रखनी है, इससे आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। जैसे डेट्स अगर आप याद रख के जाते हैं, कुछ जैसे इस चैप्टर में बहुत कम डेट्स हैं, तो अगर आप डेट्स याद रख के जाते हैं, डेट्स ऐड कर देते हैं अपने आंसर्स में, तो वो डेट्स के कारण आपके आंसर में कहीं मार्क्स काटने का चांस नहीं बढ़ता है। आपका अगर एक आध पॉइंट गलत भी जाता है तो आपको उस डेट के कारण मार्क्स मिल जाते हैं। मेन फीचर ऑफ पावर शेयरिंग इन बेल्जियम में पढ़ते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हमारा इक्वल
रिप्रेजेंटेशन इक्वली। जो नंबर ऑफ फ्रेंच डच मिनिस्टर्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो ऊपर की गवर्नमेंट होती है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में सेम थे, यानी कि किसी तरीके कोई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, ना तो फ्रेंच स्पीकिंग में ना ही डच स्पीकिंग में। यानी पर आप यहाँ देख सकते हैं गवर्नमेंट में भी इक्वल मेंबर्स थे फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग डच स्पीकिंग के। अब जर्मन स्पीकिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, जर्मन स्पीकिंग की जैसे कि एजुकेशन के थिंग्स में जर्मन वाले भी थे, तो हम जर्मन की बात बाकी चीज़ों में नहीं करेंगे क्योंकि वो 1% थे तो उनको ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ करते थे। बाकी जर्मन को भी उतना ही अधिकार दिया गया था जितना इन दोनों कम्युनिटीज़ को दिया गया था। यहाँ पे हर एक छोटी सी छोटी पार्टीज़ को इक्वल राइट दिया गया था, किसी को ज़्यादा नहीं दिया गया था, चाहे वो 1% हो या 40% हो, 59% हो या 80% हो, 20% हो, सबको एक इक्वल गवर्नमेंट ने रूल करने का या फिर उस कंट्री में रहने का इक्वली राइट दिया था और सबकी पावर्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ही की थी। इसलिए तो जो हमारी जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसको भी इक्वल पावर मिली थी एज वेल एज डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग की तरह। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा स्पेशल मेजॉरिटी इम्पोर्टेंट ऑफ लॉ रिक्वायर द सपोर्टिव मेजॉरिटी फ्रॉम बोथ द कम्युनिकेशन। इम्पॉर्टेंस मतलब स्पेशल मेजॉरिटी जो होती थी, तो लॉज जो थे वो रिक्वायर होते थे सपोर्ट मेजॉरिटी को करने के लिए फॉर बोथ कम्युनिटी को। मैं देखिए यहाँ पे मेजॉरिटी को सपोर्ट करने के लॉ बने थे, लेकिन बोथ कम्युनिटी के मेजॉरिटीज़ में मतलब बोथ कम्युनिटी जैसे कि 40% है जिसमें कोई रूल बना, जैसे कि क्लास में किसको मॉनिटर बनाना है, तो जहाँ पे देखिए 2 रोज़ में अगर आप बैठा तो 2 रोज़ में जो मोस्ट बच्चे जिसको वोट करेंगे वही बनता है मॉनिटर। उसी तरीके से जहाँ पे दोनों पार्टीज़ यानी डच एंड फ्रेंच दोनों की इक्वल यहाँ पे इक्वल मेंबर्स या फिर जब भी ऑल मेंबर्स की मतलब सहभागिता रहती थी, यानी वो हाँ कर देते थे कि हमें ये रूल चाहिए तो ही रूल आता था, सिंगल पार्टी पर ये रूल नहीं बनता था। ठीक, रीजनल गवर्नमेंट many power given to state regional government, they are not subordinate to central government। जो बहुत सी पावर जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट यानी रीजनल गवर्नमेंट को दे दी गई थी, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट थी या फिर रीजनल गवर्नमेंट थी वो सब ऑर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। मतलब एक तरीके से जैसे आपको बताया मैंने, जर्मन को इक्वल राइट देने के लिए इन्होंने सब किया था, जिससे किसी को ये ना लगे, निगलेक्ट ना फील हो, इसके कारण। मतलब ये मेन जो स्टेट गवर्नमेंट थी, रीजनल गवर्नमेंट थी, वो मेन गवर्नमेंट्स में नहीं गिनी जाती थी। ब्रुसेल आर्गूमेंट, ए सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल विथ इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। देखिए ब्रुसेल में कम ज़्यादा थे, मतलब वहाँ पे फ्रेंच ज़्यादा थे, डच कम थे, तो यहाँ पे अलग गवर्नमेंट बनी थी जो वहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव थे। जैसे कि कंट्री में थे इक्वल रिप्रेजेंटेटिव डच, फ्रेंच एंड जर्मन के, वैसे यहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव थे हर एक मेंबर की, चाहे वो 1% यानी जर्मन की बात हो, फ्रेंच की बात हो या डच कम्युनिटी की बात हो, हर जगह इक्वल मेंबर्स ही थे। और फिफ्थ पॉइंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट, सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ईच लैंग्वेज कम्युनिटी टू डील विथ कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज। सेपरेट गवर्नमेंट बनी थी ईच लैंग्वेज यानी ईच लैंग्वेज कम्युनिटी, जैसे जर्मन, फ्रेंच और डच की सेपरेट गवर्नमेंट्स बनी थी जो कि उनके कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज के साथ डील करती थी, यानी उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती थी कि हमें किसी के भी ज़्यादा कम नहीं करना है, सब इक्वली रहें। नेक्स्ट पॉइंट यानी हमारा रिजल्ट जो इससे आता है, मतलब बेल्जियम के, उससे कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस एंड यूनिटी ऑफ
टू बेल्जियम मेंटेन कॉन्फ्लिक्ट, यानी एकता में रिड्यूस होती है, मतलब सॉरी, एक लड़ाई नहीं होती है, यूनिटी बनी रहती है, मेंटेनेंस, जिस कारण यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे होती है सिविल वॉर। देखिए सिविल वॉर से शुरुआत होती है, तभी सब रूल बनते हैं। सिविल वॉर होती है, आपको बताया गया 99। आप कमेंट करके बताइए ईयर कौन सा था, कब से कब तक बेल्जियम में सब हो रहा था। आप कमेंट करके तुरंत बताइए हमें। 1970 से 1993 तक चली थी सिविल वॉर, लेकिन यहाँ पे बिना वन सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड गिराए, बिना कैसे वहाँ की गवर्नमेंट ने डील कर ली उनके साथ, बिना किसी एक पॉइंट खून बहाए। तो इससे आप ये सोच सकते हैं वहाँ की गवर्नमेंट कितनी अच्छी होगी, कितना अच्छा वर्क कर रही होगी उसको लेकर, अपनी कम्युनिटीज़ को लेकर। देखिए आपने यहाँ पे देखा कि आप पहले तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज़ पावर शेयरिंग, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। और फिर उसके बाद हम पढ़ा बेल्जियम का केस, जहाँ पे डच स्पीकिंग ज़्यादा थे, फ्रेंच स्पीकिंग उससे कम थे, और जर्मन स्पीकिंग सबसे कम थे। और जस्ट उसका उल्टा ब्रुजेल में था, वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग 80% थे, डच स्पीकिंग 20% था, वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग नहीं थे। उसके बावजूद भी जर्मन कम्युनिटी को भी इक्वल राइट दिया गया, लाइक एज डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी, जिससे उसको निगलेक्ट फील ना हो। तो यहाँ की गवर्नमेंट देख सकते हैं आप कितनी अच्छी है कि हर एक कम्युनिटी, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो मेजॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सबको इक्वल राइट ऑफ एजुकेशन, इक्वल राइट ऑफ लैंग्वेज एंड इक्वल राइट्स ऑफ रीज़न दिया गया था। और तो और उनको इक्वल राइट दिया गया था अपने बात रखने का, ना ही किसी को यहाँ छोटा बताया गया था, ना ही बड़ा। तो आज का फर्स्ट पार्ट था ये हमारा, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में, हम पढ़ेंगे यहाँ पे श्रीलंका के बारे में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं आज ख़त्म होता है। फर्स्ट पार्ट आज है हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो सिविल वॉर थी, एक सेकेंड, हाँ, जो सिविल वॉर थी, सिविल वॉर बेल्जियम की कब से कब तक चली थी, और बेल्जियम के कंट्री में कितने % डच स्पीकिंग थे, फ्रेंच स्पीकिंग थे और जर्मन स्पीकिंग थे, और उनकी कैपिटल पे कितने % डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग थे। अब हमें कमेंट करके बता बताइएगा 2 क्वेश्चन। फर्स्ट, सिविल वॉर कब से कब तक हुई थी, कंट्री में कितने % डच, फ्रेंच और जर्मन थे, कैपिटल में कितने % डच और फ्रेंच और जर्मन थे, आप ज़रूर से बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, and for seeing my more videos, please follow on. Thank you and have a nice day.